गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे आज के दो क्वेश्चंस हैं। मेरा एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो फर्टिलिटी के रिलेटेड केस का है और सेकंड है फीटल मेडिसिन का। तो सबसे पहले मैं आपसे फर्टिलिटी का केस डिस्कस करना चाहूँगा। जो हमारे पास एक कपल आए थे आज, उनका मैरिड लाइफ 12 ईयर्स था। उनकी वाइफ का AMH लेवल मोर देन 9 था। हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी परफेक्ट था, 75 मिलियन पर ml, और उनके बाकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। उन्होंने पहली बार IVF कराया खुद के एग से, खुद के स्पर्म से, जो कि फेल हुआ। सेकेंड टाइम उन्होंने डोनर एग लिया, जो कि फेल हुआ। थर्ड टाइम उन्होंने एम्ब्रियो डोनेशन लिया, अगेन फेल। तो ऐसे केसेस में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ, जबलपुर से, मध्य प्रदेश से। और ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट है जो मैं देखा हूँ। इसको हिर्सुटिज्म भी है और इसका जो AMH है वो मोर देन 9 है। जब मैं उसका अल्ट्रासाउंड किया हूँ तो उसकी दोनों ओवरी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है उसके पीरियड भी इरेगुलर है और टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की डेफिनेशन में आती है। अब ऐसे केसेस में जो मैं पर्सनली करता हूँ, मेरा एक अप्रोच है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि एग डोनेशन और एम्ब्रियो डोनेशन, बट ऐसे केसेस में मैं क्या अप्रोच करता हूँ वो बता सकता हूँ। ये जो पेशेंट आई है, इस पेशेंट का यदि आप मैं जो अल्ट्रासाउंड किया हूँ तो इस अल्ट्रासाउंड में ये जो दोनों ओवरी है ये बहुत बड़ी बड़ी है और इसमें पूरा छोटे छोटे फॉलिकल भरे हुए हैं। जो रेस्टिंग फॉलिकल होते हैं, रेस्टिंग फॉलिकल मतलब जर्म सेल के साथ में जो स्टार्टिंग फॉलिकल, उससे AMH बनता है। AMH जो है ये मोर देन 9 है। मोर देन 9 मतलब यदि मैं इसका स्टिमुलेशन करूँगा तो ये हाइपर स्टिमुलेशन में जा सकती है। मतलब हाइपर स्टिमुलेशन में वही महिला जाती है जिसके खूब सारे अंडे बनेंगे। तो ऐसे पेशेंट को एकदम से मैं एग डोनेशन के लिए तो अवॉइड करूँगा। दूसरी बात, कई बार जब बहुत ज़्यादा इसमें मेल हार्मोन रहे, ये पेशेंट को हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म मतलब उसके चेहरे पे बाल हैं और काफ़ी परेशान है उस एक्सेसिव अनचाहे बालों से। इसमें से एक टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन निकलता है जो मेल हार्मोन है। जब अंडा नहीं बनता तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी में जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनता है तो टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन, मेल हार्मोन उसके अंडाशय में अंडों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब अंडे नहीं निकलते हैं तो पीरियड डिस्टर्ब होता है। जब पीरियड डिस्टर्ब होता है और अंडे नहीं निकलते हैं तो ये इनफर्टिलिटी में जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी जब मैंने इसको मेटफॉर्मिन दिया हूँ और एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिया हूँ, क्योंकि अभी ही वो IVF एक एम्ब्रियो डोनेशन करा के आई है, तो जस्ट उसका नेगेटिव आया करके मैं थोड़ा उसको रेस्ट देने के लिए 2 साइकिल उसको OCP का दे रहा हूँ। OCP से फ़ायदा ये है कि इसके जो हार्मोन के जो फीमेल हार्मोन है वो जब इस महिला में जाएंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन थोड़ा घटता है। प्लस इसको मेटफॉर्मिन दिया हूँ। मेटफॉर्मिन भी इंसुलिन सेंसिटाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन सेंसिटाइजेशन हेल्प करने से जो, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इंसुलिन की मात्रा घटती है तो इसमें जो थीकस कंपार्टमेंट है जिसमें मेल हार्मोन बनने का जो फैक्ट्री है उसमें थोड़ी कमी आती है, तो मेल हार्मोन थोड़ा कम होगा। इसके बाद जब ये मेरे पास आएगी, इस सेकेंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लेने के बाद जो पीरियड आएगा, उसके पीरियड के डे 2 से मैं इसको गोनाडोट्रोपिन दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये कम डोज में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और थोड़ा डोज बढ़ा दो तो बहुत हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि हमको कितना डोज सेट करें। जब ये अंडे ज़्यादा बन के फूल जाएगी ओवरी, तब इसका मैं IVF करूँगा इसके अंडे से। जब हम IVF करते हैं तो इसमें जितनी लिक्विड है ये फॉलिकुलर फ्लूइड में, ये सब मेल हार्मोन से भरी रहती है। तो जब आप इनको निकालते हो तो जो टोटल मेल हार्मोन का जो कंटेंट है वो एकदम फॉल होता है। तो ये ओवरी थोड़ी रिकवरी की फेज़ में जाती है। साथ में हमको यदि अंडे भी मिल गए तो हम इनको फर्टिलाइज कराते हैं उसके हस्बैंड के, क्योंकि उसका हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक था। इससे जो भ्रूण बना, यदि ज़्यादा बन गए
तो उन भ्रूण को हम इस साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं करके फ्रीज कर लेंगे, फिर हम उसका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस पूरे मेथड में यदि ये फेल भी होती है तो ये जो एक्सरसाइज किया इसकी ओवरी में, इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ते हैं और आगे जब हम आईवीएफ करेंगे उसके अंडे से तो क्वालिटी ऑफ एग्स भी अच्छे होंगे और उसका प्रेगनेंसी का चांस भी बढ़ेगा। तो इस केस में चूंकि वो बहुत परेशान हो चुकी थी, बट शी वॉज कन्विंस्ड कि थोड़ा रुक के मेटफॉर्मिन दे के उसका एनीमिया करेक्ट करके, उसका फेरेटिन भी कम था, हीमोग्लोबिन कम था, इसको भी करेक्ट करके एक जनरल हेल्थ इंप्रूव करके देन आईवीएफ करके फिर मैं उसका आईवीएफ करूँगा। ज़रूरत पड़े तो यदि एक्स्ट्रा बनता है तो उस साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, फ्रीज करूँगा, क्योंकि ऐसे केसेस में OHSS मतलब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। पर ऐसे केसेस खुद के अंडे से एक नहीं, दो नहीं, 2-3 साइकिल तक करके भी खुद के अंडे से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मेरा अप्रोच ये रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड पार्ट का, फीटल मेडिसिन। एक फ़ोन आया था फीटल मेडिसिन को लेकर, उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी को 3.5 मंथ हो चुके हैं और उनका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ उनमें कुछ बच्चे को कुछ रिस्क दिखाई दिए, तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए। हाँ, मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इस केस के बारे में खुद ही बता देता हूँ। ये पेशेंट ने आईवीएफ पहले तो नहीं बताया था, आईवीएफ कराया, पर पेशेंट की एज 41 ईयर्स है। 41 ईयर्स में जब ये प्रेग्नेंट होती है और डबल मार्कर कराती है तो 41 ईयर्स में एज रिस्क डाउन सिंड्रोम के लिए करीबन 1/56 to 1/80, मतलब 56 में से 80 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे केसेस में 41 साल की उम्र में यदि प्रेग्नेंट होती हैं, यदि डबल मार्कर भी पॉजिटिव आता है, तो ऐसे केसेस को या तो आप NIPT करके टेस्ट करो बीच में, या फिर सीधा CVS करो, या फिर इसका एमनियोसेंटेसिस करके इसको कंफर्म करना चाहिए। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये पेशेंट से बातचीत हुई तो पता चला कि इस 41 साल की लेडी ने एक डोनेशन से IVF कराया। जब एक डोनेशन से IVF कराया तो डोनर की एज पूछी, तो डोनर की एज 25 ईयर्स निकली। इसका मतलब ये जो महिला प्रेग्नेंट हुई है ये 25 साल की उम्र की महिला के अंडे से प्रेग्नेंट हुई है। तो जो डबल मार्कर और जो रिस्क कैलकुलेशन होगा वो 41 से ना हो के 25 साल में होगा। 41 साल में 1/56 और 80 करीबन है, और 25 साल में ये 1/ चला जाता है 2500। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है यहाँ, 2500 में एक या 56 में एक। तो रिस्क कैलकुलेशन 2500 से 25 साल से करेंगे तो एकदम रिस्क कैलकुलेशन चांस डाउन सिंड्रोम का एकदम ही नीचे चला जाता है। इसमें यदि आप डबल मार्कर कराओगे तो डेफिनेटली डबल मार्कर में रिस्क कैलकुलेशन में, और यदि साथ में एंटी स्कैन कराते हैं तो टोटल जो रिस्क कैलकुलेशन होगी वो 25 साल से कराएंगे तो डेफिनेटली 41 साल की उम्र से बहुत कम आएगी। ऐसे केसेस में यदि ये नेगेटिव आता है तो इसमें एमनियोसेंटेसिस या CVS या NIPT कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो ये वाला जो केस है जिसमें कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुई और डबल मार्कर या फिर एंटी कराने गई, और जो फर्स्ट टाइमेस्टर स्क्रीन या फर्स्ट टाइमेस्टर टेस्ट हुआ उसमें डबल मार्कर प्लस एंटी, इसमें एज कैलकुलेशन होता है, उसमें डबल मार्कर और एंटी का जो कैलकुलेशन होता है रिस्क का वो एज से होता है। एज किसका? जिसका अंडा। यदि 41 साल की एज खुद के अंडे से प्रेग्नेंट हुई तो रिस्क कैलकुलेशन एक अलग, यदि 25 साल के अंडे से हुई तो रिस्क कैलकुलेशन अलग। ये जो रिस्क कैलकुलेशन है इसको इसलिए जानना ज़रूरी है कि यदि आपने 41 साल की उम्र डाल दी उस सॉफ्टवेयर में या उस रिपोर्ट में तो वो जो आपको रिपोर्ट देगा वो हाई रिस्क देगा। ऐसे करके ये कंफ्यूज होते हैं। 25 साल की उम्र को यदि आप डाल देंगे उस सॉफ्टवेयर में तो डेफिनेटली ये रिस्क घट के एकदम बहुत कम पे आ जाएगी। तो कुल मिला के जो डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर, क्वाड मार्कर जो भी कराते हैं उसमें यदि आप एज लिखते हैं और IVF की प्रेगनेंसी है
तो आईवीएफ तो डालना ही चाहिए कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, वो भी एक फैक्टर होता है उसके सॉफ्टवेयर में। और दूसरा जो अंडे की एज है, यदि डोनर है तो डोनर की एज डालना चाहिए, और यदि सेल्फ एग है तो खुद की एज डालना चाहिए। उससे ही कैलकुलेशन होगा, तब आपको जाके इतना खर्च करके इतना परेशान होकर ठीक रिपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज बड़ी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट हो जाती है। मेरे ख्याल से ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट आए थे, और ये 2 केस काफ़ी लोगों को डे टू डे उसमें यूज़ होते हैं, लोग कंफ्यूज भी होते हैं, और करेक्ट क्या है वो थोड़ा जानने में उनको मुश्किल होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।